Hi everyone, my name is Mohini and welcome to my channel Studio Legal. So today's topic of discussion is coronavirus, lockdown and its impact on contractual obligations. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप होते हैं बिजनेस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके कंप्लीशन पे और इसके परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है लॉकडाउन का. और जो लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ह्यूज है इन सबके कंप्लीशन और परफॉर्मेंस पे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट. लेट्स स्टार्ट. बेसिक रूल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है कि अगर समझो कोई कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुआ है दो पार्टीज के बीच में तो उसे परफॉर्म होना, उसे कंप्लीट होना जरूरी है. इन केस जो परफॉर्मिंग पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाती है, परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाएगा. और ब्रीच होने पे जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उन्हें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा उस ब्रीच के लिए. अब हम जो बात कर रहे हैं वो है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. हमने हमारे व्यूज को दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट, the party who has to perform the contract and receive the payment, and second part is the party who has to pay the money after the completion of contract. लेकिन क्या होगा कि जो फर्स्ट पार्ट है लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. इस केस में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से और कॉम्पनसेशन पे करने से. सो इस केस में हम जो बात कर रहे हैं वो है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. और नॉन परफॉर्मेंस के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दो सेक्शंस को डिफाइन किया है, सेक्शन 56 एंड सेक्शन 32. सेक्शन 56 बात करता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की और सेक्शन 32 डिफाइन करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. सेक्शन 56 और सेक्शन 32 में व्हाट माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो सेम है. यानी जो कॉम्पनसेशन है वो किसी भी पार्टी को फेस नहीं करना पड़ेगा, पे करना नहीं पड़ेगा. डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 56, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promisor could not prevent becomes void when the act becomes impossible or unlawful. सेक्शन 56 जो है उसका जो मेन बेस है वो है impossibility. और इस सेक्शन 56 के प्लेन रीडिंग से हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लॉकडाउन है उसे हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 56 को और इन्वोक कर सकते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पे. सेक्शन 56 जो है वो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करता है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी और लीगल इम्पॉसिबिलिटी. फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी यानी क्या? लेट्स टेक एन एग्जांपल. सिंगर ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी के थिएटर में आके अगले 6 मंथ्स तक एवरी वीकेंड परफॉर्म करेंगे. लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो जो सिंगर ए है वो टेरिबली बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे. तो ये कैसा इवेंट अराइज हो गया जो कि परफॉर्मिंग पार्टी के हाथ में नहीं था, वो उन्हें प्रिवेंट नहीं कर सकते थे और इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली बाय लॉ वॉइड हो जाता है. सो दिस इज नोन एज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना बेसलेस हो जाता है या यूजलेस हो जाता है तब हम कहेंगे कि सेक्शन 56 इन्वोक हो गया है और ऑटोमेटिकली बाय द रीजन ऑफ लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. पार्टी ए और पार्टी बी है. पार्टी ए ने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी के बिहाफ पर बी के पार्सल को कलेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे एक फॉरेन पोर्ट से. अब जो फॉरेन पोर्ट है वो दूसरी कंट्री में सिचुएटेड है, बट हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने उस कंट्री के साथ में जहाँ पे फॉरेन पोर्ट सिचुएटेड है उस कंट्री के साथ में वॉर डिक्लेयर कर लिया. अब यहाँ पे जो परफॉर्मिंग पार्टी है जो ए है उनका कंप्लीट करना, परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट को अब इम्पॉसिबल हो चुका है क्योंकि बाय द रीजन ऑफ लॉ एक लीगल इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो चुकी है वॉर की वजह से, जिस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि अब उसका परफॉर्म करना बेसलेस हो चुका है और यूजलेस हो चुका है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 56. सेक्शन 56 के प्लेन रीडिंग से हमें यही पता चलेगा कि जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसे हम रिलेट कर सकते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट से. लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जितने भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी इकोनॉमी में डेवलप हुए हैं क्या सारे के सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को हम फ्रस्ट्रेटेड मान ले, वॉइड मान ले और सेक्शन 56 को इन्वोक कर ले? जो सेक्शन 56 है उसका मेन बेसिस है इम्पॉसिबिलिटी. इस इम्पॉसिबिलिटी को कौन डिटरमिन करेगा, यानी कितना इम्पॉसिबल था उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना या परफॉर्म करना. ये भी तो हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे पार्शियल परफॉर्म करना पॉसिबल था. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है रिस्क इन्वॉल्व का. रिस्क जो है वो कौन मेजर करेगा? और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कोई ऐसे सेक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से हम हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को सेफगार्ड कर सके और कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिकली वॉइड होने से बचा सके? क्या ऐसे सेक्शंस अवेलेबल है? लेट्स डिस्कस फर्दर. So on screen you can see section 32 and the word force majeure. Force majeure is directly dependent upon section 32. Section 32 का definition क्या है?
Enforcement of contracts contingent on an event happening. Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. Even the event becomes impossible, such contracts become void. अब जो सेक्शन 32 है वो बेसिकली अकरेंसेस और नॉन अकरेंसेस ऑफ इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है और फोर्स मेजोर इज नथिंग बट एन आउटकम ऑफ सेक्शन 32. फोर्स मेजोर को हम और आगे डिस्कस करते हैं. According to Black Law's dictionary, force majeure means an event or effect that can neither be anticipated nor controlled. It is used with reference to all circumstances independent of the will of man and which it is not in his power to control, and such force majeure is sufficient to justify the non-execution of a contract. सो फोर्स मेजोर बेसिकली हर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में इसीलिए एग्जीक्यूट किया जाता है कि जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके एक ऐसे इवेंट से जो वो ना तो कंट्रोल कर सकते हैं ना तो वो एंटिसिपेट कर सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. एक कंस्ट्रक्शन साइट है और उसमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पे अर्थक्वेक आ जाता है, यानी एक नेचुरल कैलामिटी अराइज हो जाती है. अभी जो नेचुरल कैलामिटी है उसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ना तो एंटिसिपेट कर सकती है और ना तो उसे प्रिवेंट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है. तो इस केस में क्या होगा कि अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर जैसा क्लॉज इंक्लूडेड है तो वो उसे इन्वोक किया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस वो अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई भी कॉम्पनसेशन या डैमेज पे करने से. ऐसा इसीलिए क्योंकि जो फोर्स मेजोर क्लॉज है वो टिपिकली कैसा लगता है. लेट्स सी. I'm reading. None of the parties shall be liable for any delay, failure in performance, loss or damage due to force majeure events. During the performance of agreement, events of force majeure may occur, such as but not limited to war, fire, flood, earthquake, accident, riot, strike, explosion, lockout, act of God, act of government authority, accidents and or damage, decisions from the customer or any event beyond the reasonable control of any of the parties which by their effects render impossible or hinder the performance of any obligation or the exercise of any rights under this agreement or the normal operation of the company's industrial installations or cause the failure or omission to comply with this agreement. So this is basically what a force majeure क्लॉज लुक्स लाइक. अगर आपने इसमें ध्यान दिया होगा तो इसमें लॉकआउट जैसे प्रोविजंस जैसे वर्ड्स भी यूज किए गए हैं. अब यहाँ पे फोर्स मेजोर को हम और एलाबरेट करते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. एक म्यूजिक बैंड है और एक म्यूजिक बैंड ने एक थिएटर कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जून में उनके थिएटर में आके परफॉर्म करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जून 2020. लेकिन कोविड की सिचुएशन अराइज हुई और गवर्नमेंट ने मई में लॉकडाउन के प्रोविजंस को एनैक्ट कर दिया और अनाउंस कर दिया कि जो एंटायर कंट्री है इज ऑन लॉकडाउन. अब ये जो लॉकडाउन की सिचुएशंस है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने ना तो एंटिसिपेट किया था और ना तो अब उसे वो कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन अगर उनके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर जैसा क्लॉज इंक्लूड हुआ होता तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके पास में ये ऑप्शन होता कि वो या तो उस कॉन्सर्ट को जो कि जून 2020 में होने वाला है उसे या तो कैंसिल कर दे और या तो उसे डिले कर दे. अब इस केस में क्या होगा कि जो फोर्स मेजोर जैसे क्लॉज है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को ऑप्शन देते हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड होने से बचा सके. तो अभी हमें इससे यही पता चलता है कि जो सेक्शन 56 है और सेक्शन 32 में क्या डिफरेंस है. बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. सेक्शन 56 में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है बाय द लॉ. यानी वहां पे ऑप्शन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के पास में कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कंटिन्यू रख सके, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो बेसलेस या यूजलेस हो जाता है. यानी जो सेक्शन 56 है वो किल कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को. लेकिन सेक्शन 32 में क्या होगा फोर्स मेजोर के क्लॉज के अंदर कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके पास में ये ऑप्शन होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल करे या डिले करे. एंड रिजल्ट दोनों ही सेक्शंस का सेम ही है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है कॉम्पनसेशन पे करने से. लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें लॉकडाउन की सिचुएशन को एक फोर्स मेजोर का इवेंट मानना चाहिए या नहीं. और इसीलिए लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फेब 2020 में अपने एक ऑफिस मेमोरेंडम में फोर्स मेजोर के बारे में कुछ डायरेक्शंस दिए. कोरोना वायरस शुड बी कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी एंड फोर्स मेजोर मे बी इन्वोक्ड wherever considered appropriate, following the due procedure in the office memorandum. Further, it provides that a force majeure clause does not excuse a party's non-performance entirely
but only suspends it for the duration of the force majeure. The firm has to give notice of force majeure as soon as it occurs, and it cannot be claimed ex post facto. If the performance in whole or in part of any obligation under the contract is prevented or delayed by any reason of force majeure for a period exceeding 90 days, either party may, at its option, terminate the contract without any financial repercussion on the either side. So गवर्नमेंट ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम में यही कहा है कि जो लॉकडाउन का सिचुएशन है उसे फोर्स मेजोर का इवेंट मानिए, और अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिले हो सकता है तो करिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस, और जितने भी डिस्प्यूट्स है उसे कम करिए, और जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उन्हें प्रोटेक्ट करिए कॉम्पनसेशन पे करने से. सो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट वांट्स अस टू डू, लुकिंग एट द डायरेक्शंस गिवन बाय देम इन द ऑफिस मेमोरेंडम. अब ये ऑफिस मेमोरेंडम कितना लीगली बाइंडिंग है पार्टीज पे, दैट्स अ क्वेश्चन. और एक और क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वाकई में हम लॉकडाउन के सिचुएशंस को एक फोर्स मेजर के इवेंट का नाम दे दे. सो एज द लीगल क्लीशे सजेस्ट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द फोर्स मेजर क्लॉज. सो फोर्स मेजर के प्रोविजंस पर सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में अपने कई डिसीजंस दिए हैं. इनमें से जो सबसे मोस्ट रीसेंट और मोस्ट डिस्कस्ड केस है एनर्जी वॉचडॉग का. लेट्स स्टार्ट. फैक्ट्स ऑफ द केस. एक टेंडर अनाउंस हुआ था पावर सप्लाई के लिए 3 स्टेट्स में, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और इस टेंडर में पार्टिसिपेट किए थे अडानी और टाटा. कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस के दौरान बिडर्स को एक ऑप्शन दिया गया था कि वो एस्केलेबल टैरिफ चूज़ करे या नॉन एस्केलेबल टैरिफ चूज़ करे. दोनों ही अडानी और टाटा ने नॉन एस्केलेबल टैरिफ चूज़ किया. अब अगर टैरिफ्स को इंक्रीज़ होना था तो उसके पीछे सिर्फ एक मेजर कंपोनेंट था, और वो था राइज इन कोल प्राइजेस या फ्यूल प्राइजेस. अगर फ्यूल का प्राइस इंक्रीज़ होता तो ही जो टैरिफ है वो एस्केलेट होता, राइज होता. अडानी और टाटा दोनों ने इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर द परचेज ऑफ फ्यूल, और इसीलिए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि उनके प्रेडिक्टेबल प्राइस और फिक्स प्राइस की वजह से जो टैरिफ है वो एस्केलेट नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने नॉन एस्केलेबल टैरिफ चूज़ किया बिडिंग प्रोसेस में. अब टेंडर अडानी और टाटा के हाथ में आया और पावर परचेज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ. बट जैसे ही यहाँ पे पीपीए एग्जीक्यूट हुआ उसी समय इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने अपने लॉज को चेंज किया और इंटरनेशनल लॉज स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करके अपने फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा दिया, जिस वजह से यहाँ पे जो कॉस्टिंग थी पावर सप्लाई की अडानी और टाटा के लिए वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, और उस वजह से वो अब कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे. इसलिए अडानी ने एप्लीकेशन फाइल की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने और कहा कि उन्हें डिस्चार्ज कर दे कॉन्ट्रैक्ट से, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट कर दे, और नहीं तो चेंज इन लॉ को ध्यान में रखते हुए, इस सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए फोर्स मेजोर के क्लॉज को इन्वोक कर दे. सर्क ने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इनके प्रेयर को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये जो पूरा सिचुएशन था पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर था, और इसीलिए उसे कंसिडर करके सर्क ने एक रिड्रेसल ग्रीवियंस कमेटी बिठाई और ग्रांट किया कॉम्पनसेटरी टैरिफ अडानी को. इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील्स और क्रॉस अपील्स फाइल की, एपेलेट ट्रिब्यूनल तक बात गई, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में क्या कहा, लेट्स सी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने लॉज चेंज किए थे, और इसीलिए चेंजेस इन इंडोनेशियन लॉ पावर परचेज एग्रीमेंट को अप्लाई नहीं करते थे. यानी कोई चेंज अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट में हुआ है तो वो इंडियन लॉज के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, और इसीलिए यहाँ पे जो फोर्स मेजोर का इवेंट है वो ट्रिगर नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सत्याव्रता घोष के केस को भी मेंशन किया और कहा कि सेक्शन 56 को अगर इन्वोक करना हो तो फिजिकल या लिटरल इम्पॉसिबिलिटी को मेजर करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ का कितना फ्यूटाइल था या इम्प्रैक्टिकेबल था उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, ये भी मेजर करना ज़रूरी है. पूरा केस जो है वो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी पे बेस करता है, और राइस इन प्राइस को हम फोर्स मेजोर का इवेंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करके, भले ही वो कोई एक हायर प्राइस पर हो, बट फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है वो अगर पॉसिबल है तो फोर्स मेजोर के इवेंट को और क्लॉज को हम ट्रिगर नहीं कर सकते हैं. और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ना तो सेक्शन 56 अप्लाई होगा, ना तो फोर्स मेजोर अप्लाई होगा, द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड. So this was all about the legal impact of COVID on contractual obligations in our opinion. We would like to hear your own thoughts on this topic. So please put your opinions as well in the comment section below, so we also know what you think about the topic. Till then, please like, share and subscribe to our channel Studio Legal if you found it useful. And thank you for watching till the end. We will see you in the next one.